Hello students, today we are going to complete the concept called commercial bank which is 2.2.2. ठीक है, आज हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में देखेंगे जो कंसेप्ट है 2.2.5 चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और अगर आप लोग को याद होगा तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, क्योंकि जो पॉइंट 2.2.6 एंड 2.2.7 जो है वो एज पर द we can say as per the order from the state government and from the Maharashtra from this वाशी बोर्ड 25% जो पोर्शन डिडक्टेड है उसके अंदर 2.2.6 एंड 2.2.7 ये दोनों ही कंसेप्ट अब नहीं है बच्चों को पढ़ने। सो 2.2.6 जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एंड 2.2.7 जो है वो ट्रेड क्रेडिट है। तो ये दोनों कंसेप्ट अब आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको टीचर इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए then only the teacher will do, otherwise teacher on its own will not going to touch that concept which is deducted from the portion। ठीक है, सो 2.2.6 एंड 2.2.7 ये आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी है और अब आप लोगों को सेल्फ स्टडी करके उसको समझना है। कहीं डाउट होगा तो टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हमारे लिए भी आज का जो ये चैप्टर का फाइनल कंसेप्ट है वो यही कमर्शियल बैंक है। अगर हम कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो आप लोगों को ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने OCM में भी कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने BK में भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो दिया ही होगा टीचर ने। उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कोई किसके लिए कौन सा अकाउंट है और किसके लिए किस तरीके का अकाउंट है और वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इस कंसेप्ट में कमर्शियल बैंक के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो मीडियम टर्म हो, तो वो हर वीकेंड से वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स ढूंढना चाहता है जहाँ पर वो फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सके विथ लेस कॉस्ट। ठीक है ना, क्योंकि जब कैपिटल रेज करोगे तो कुछ पैसा भी इनकर करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, उसके पीछे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कंपनी हमेशा वो ऑप्शन चूज़ करना चाहेगी जो उसके लिए बेस्ट हो। सबसे पहले कैसे वो चूज़ करेगी? सबसे पहले इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस जहाँ पर उसको खर्चा कम लगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके ऊपर उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिंपल एंड स्मूथर रहे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी पैसा कंपनी रेस करती है फाइनेंस के तौर पे, तो उसका जो वी कैन से मैनेजमेंट में जो दखल अंदाजी होती है वो कम से कम रहे। ठीक है ना। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी पैसा वो रेस कर रही है जब वो बिज़नेस में यूटिलाइज करती है तो उसको मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कंपनी के लोग अपने ध्यान में रखते हैं एंड देन ओनली दे विल डिसाइड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। ओके, among these commercial banks constitute the most predominant source। ठीक है, अगर हम कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो एक वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द फाइनेंस इज कमर्शियल बैंक फॉर द कंपनी। ठीक है, कमर्शियल बैंक प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। अगर हम आज के बारे में बात करें तो जो कमर्शियल बैंक है जैसे एक्सिस बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी बैंक्स हैं। प्लस हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में भी जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जो आज के टाइम पे कॉरपोरेट फाइनेंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं आज के टाइम पे। कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स tailored to individual depositors need mop up saving of the people and make use of these savings to meet the varied requirement of corporate enterprise। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक ने बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कस्टमर्स के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है और उसको सेट किया गया है। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स के जो नीड्स है रिलेटेड टू दैट अकाउंट वो उसको फुलफ़िल करने का काम करते हैं।
डिपॉजिटर से सेविंग को मोबालाइज करने का काम करते हैं, उनके पास से बैंक में लाने का काम करते हैं, ठीक है। और वो जो सेविंग होता है वो बिजनेसमैन के वेरियस रिक्वायरमेंट्स एंड नीड के लिए वो लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक्टिविटी है, एक्चुअल एक्टिविटी है बैंक की, कमर्शियल बैंक की। जो सारे कमर्शियल बैंक जो बिजनेस में है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक इसी तरीके से बिजनेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉरपोरेट एंटरप्राइज की। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कैसे असिस्ट करना, मतलब हेल्प करना, ठीक है, ठीक है। तो किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स कॉरपोरेट्स को हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू द कंपनी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो एक तरीके से गेटिंग द कैपिटल फ्रॉम द बैंक है, ठीक है। तो एंटरप्राइज जो है, जो बिजनेसमैन जो है, उनको सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है वो कमर्शियल बैंक से वो होता है पैसे का। तो अगर कमर्शियल बैंक है इसी टर्म्स एंड कंडीशंस से पैसे प्रोवाइड कर रही है, बिजनेसमैन के रिक्वायरमेंट्स को मेट कर रही है, तो सबसे ज़्यादा उसका फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है कमर्शियल बैंक का वो पैसे की रिक्वायरमेंट को मेट करना ही है। वो किस फॉर्म में दे रही है पैसे, लोन्स के फॉर्म में कंपनी को पैसे प्रोवाइड कर रही है। दूसरा देखिए, बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कमर्शियल बैंक पैसे सिर्फ लोन के फॉर्म में नहीं देती है। कमर्शियल बैंक ना पैसे कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेस करके भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक है तो वो कंपनी के शेयर्स को या डिबेंचर्स को परचेस नहीं कर सकते, वो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को पैसे अवेलेबल हो सकते हैं। फिर थर्ड वाला देखिए, बाय अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द कंपनी। आपको पता है प्रमोटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा एफर्ट लेता है, ठीक है, बिजनेस को सेटअप करता है। जब बिजनेस को सेटअप करता है तो वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्राइटेरिया आता है, ठीक है। अब उस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो कमर्शियल बैंक ही प्ले करता है। कैसे, क्योंकि जब कंपनी नहीं होती है मार्केट में और जब वो शेयर्स बेचने का काम करती है तो हार्डली कस्टमर्स अपना इंटरेस्ट, अपना कॉन्फिडेंस और अपना ट्रस्ट शो करता है नई कंपनी के लिए। क्यों, क्योंकि कंपनी नहीं है, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, उनको कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ इन्वेस्टर से फुलफिल नहीं हो पाएगा। उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ता है। अंडर राइटर क्या करता है, वो गारंटी देता है कंपनी को कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिके, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया, अगर उतने शेयर्स आपको नहीं बिके तो जो भी बचे हुए शेयर्स हैं वो हम खरीद लेंगे। इस तरीके से अंडर राइटर के पोजीशन में कमर्शियल बैंक आके हर नई कंपनी को हेल्प करने का काम करती है और पैसे प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ऐसे 3 ये हैं वे हैं जो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कंपनीज़ को। अभी यहाँ पर देखिए, कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म है, बट शॉर्ट टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फंड्स भी कमर्शियल बैंक क्या करती है, कंपनी को ईजिली प्रोवाइड करने का काम करती है। They have become primary source of financing the working capital of the business. Obviously, किसी भी कंपनी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल और कंट्रीब्यूशन जो है वो कमर्शियल बैंक का ही है उसके अंदर। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारा कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना, जो बैंक से मिलता है, और ट्रेड क्रेडिट जो ट्रेड करने के दौरान एक दूसरे को बिजनेसमैन देते हैं, ठीक है, खुद मतलब टाइम ड्यूरेशन फ्यूचर पेमेंट करने का, उसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। सो ये है बैंक क्रेडिट हो गया एक तरीके से, जो बैंक इजीली लोन के फॉर्म में और डिफरेंट बेस के थ्रू पैसे प्रोवाइड करती है। और दूसरा हो गया ट्रेड क्रेडिट, जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है मार्केट में तो आपको क्रेडिट करना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। अभी हम बात करते हैं और आगे के कंसेप्ट में। बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। बैंक के पास बहुत सारे तरीके हैं, स्कीम्स है जिसके थ्रू बैंक क्या करती है,
अपने बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है, अपने बहुत सारे जो बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर्स एंड बिजनेसमैन को पास ऑन करने का काम करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर बैंक ने 4 तरीके के अकाउंट्स नॉर्मली और जो बेनिफिट्स है वो रिलेटेड टू बिजनेसमैन उन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी आप लोगों को पता है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही अवेलेबल है। और करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? करंट अकाउंट वो ओपन कर सकता है जिसके पास बिजनेस है, ठीक है। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, किसी भी फॉर्म में, यानी जिसके पास खुद का बिजनेस है वही बंदा या बंदी अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर। और सिर्फ कमर्शियल बैंक सिर्फ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये करंट अकाउंट होल्डर को ही मिली हुई है, ठीक है ना, ये किसी और को नहीं मिलता। और जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर बैंक क्या करती है, चार्ज वी कैन से इंटरेस्ट पे नहीं करती, उल्टा करंट अकाउंट होल्डर को जब कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या फैसिलिटी वो लोग बैंक से अवेल करते हैं तो उसके लिए बैंक क्या करती है, चार्जेस डिडक्ट करती है, ठीक है। तो ये था ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट। अंदर देखते हैं। अ कंपनी हैविंग द करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कोई भी कंपनी हो, अगर उसका अकाउंट करंट अकाउंट किसी भी कमर्शियल बैंक में है तो वो उस कमर्शियल बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। द borrower कैन withdraw द फंड एज एंड when नीडेड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब बोला तो क्या, ओवर एंड अबाउट द अमाउंट दैट इज देयर इन अ करंट अकाउंट। यानी मेरे बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा अगर मुझे विड्रॉ करने हैं, उससे ज़्यादा मुझे लेना है या यूटिलाइज करना है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा, मुझे एक्स्ट्रा फंड जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो देगा, और उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। द borrower withdraw द फंड एज एंड when नीडेड। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कभी भी कैसे भी तरीके से बैंक के बंदा क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ही इज़ अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट, ठीक है, अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय द बैंक। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, इसके ऊपर बैंक क्या करता है, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करता है, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इसी तक का ही सैंक्शन करता है। और आप 2.5 लाख तक का ही एक्स्ट्रा अमाउंट बोरो कर सकते हो बैंक से, और वो कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्राइंग्स आर परमिटेड। तो ये जितना भी लिमिट है, जैसे 2.5 लाख या 3 लाख जो भी लिमिट है, उसके अंदर ही कितनी भी बार आप विड्रॉवल आप कर सकते हो, ठीक है, कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉलो कर सकते हो। रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। रीपेमेंट जब भी करना है आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं इजीली। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। और जो ये इंटरेस्ट है, बैंक क्या करेगा, अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में तो आपको इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही ना, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है, जब जो एक्चुअल अमाउंट आप विड्रॉ करके लेके जाओगे उसके ऊपर है, ना कि जो अमाउंट सैंक्शन किया हुआ है। जैसे ओवरड्राफ्ट पे 2.5 लाख सैंक्शन किया है लेकिन आपने 50,000 ही विड्रॉ किया, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 पे लगेगा, ना कि 2.5 लाख पे लगेगा, ठीक है। तो ये है पूरा कंसेप्ट ओवरड्राफ्ट का। अभी हम दूसरी बात करते हैं कैश क्रेडिट का, जो हमने देखना है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है कैश क्रेडिट का, ठीक है। ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट के क्राइटेरिया के अंदर ही आता है। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज़ ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट। ये जो क्रेडिट है ये सेम तरीके से ऑपरेट होता है जिस तरीके से आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं बैंक से। द borrower कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। तो borrower क्या करता है, वो अपना जो कैश क्रेडिट का जो एक अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक बैंक क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट सैंक्शन करता है। और इसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ एज अ बेस, एज अ मार्जिन, एज अ मॉर्गेज रखना पड़ता है। जैसे आप वेयर हाउस में आपका सामान है 3 लाख तक का, तो आप क्या करते हो, सामान को मॉर्गेज के फॉर्म में रख देते हो और कैश क्रेडिट के लिए पैसे उठा लेते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मार्जिन रखनी पड़ेगी और अमाउंट आपको सैंक्शन हो जाएगा।
कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट अ प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज़। और जो कैश क्रेडिट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सामान, किसी भी एसेट या किसी भी चीज़ को गिरवी रखने के बाद ही आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। इसमें भी जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया उतने पे करेंगे, ना कि जितना आपके लिए सैंक्शन किया गया उतने पे। ठीक है, जैसे 2.5 लाख आपका लिमिट है, 2.5 लाख पे नहीं होगा। अगर आपने 1 लाख विड्रॉ किया तो 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कैश क्रेडिट में। ठीक है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट वी कैन से एक तरीके से सिमिलर वी कैन से बोरिंग कैपिटल है। ठीक है, सिमिलर एक्टिविटी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैश लोन की। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर अकाउंट। ठीक है, अभी जब बैंक कैश लोन की हम बात करेंगे तो किसी भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, बैंक के पास एक एप्लीकेशन फिल करके देना पड़ता है, जिसको लोन एप्लीकेशन बोलते हैं। बैंक क्या करेगा, लोन एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा, एप्लीकेशन को प्रॉपरली चेक करेगा, जो भी मॉर्गेज या जो भी एप्लीकेशन किया है वो भी चेक करेगा, और वो सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अगर बैंक को लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ बिन फॉलोड बाय द पर्सन, वो आपको बैंक लोन दे देगा। ठीक है, यहाँ पर अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज़ क्रेडिटेड टू द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट। तो जो भी लोन की जितना भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया, जैसे 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, तो पूरा का पूरा अमाउंट 5 लाख 10 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। अभी इंटरेस्ट किस पे पे करना है, जो भी बैलेंस आपके पास बचा हुआ है रीपे करने के लिए उस पर। जैसे 10 लाख का लोन लिया, 3 लाख भर दिया है, 7 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो 7 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये है कैश लोन का। और अगर हम चौथा बात करें तो ये आप लोगों ने बीके में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसको हम लोग डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, द ड्रॉवर ऑफ द बिल दैट इज अ सेलर can receive money from the drawer that is a buyer on the due date or after the due date। जैसे दो बिजनेस पर्सन होते हैं, एक क्या करता है सामान बेचने का काम करता है, दूसरा क्या करता है खरीदने का काम करता है। तो जो सामान बेचेगा वो बिल भी बनाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉवर का पोजीशन क्या होता है, सेलर का होता है। और जो बिल सामान लेता है आपसे, तो सामान लेगा तो बिल भी मांगेगा, तो वो जो बिल ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। और ड्रॉवी का पोजीशन क्या है, बायर का। यानी ड्रॉवर कौन हो गया, सेलर हो गया, ड्रॉवी कौन हो गया, बायर हो गया। और ड्रॉवर और ड्रॉवी क्या कर रहे हैं, ड्रॉवर कॉमोडिटी सेल कर रहा है ड्रॉवी को, उसके लिए वो क्या कर रहा है, बिल बनाने का काम करता है। जो वो बिल बनाएगा वो पैसा एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो कलेक्ट करेगा या उसके बाद भी कलेक्ट कर सकता है, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी सिचुएशन होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। ड्रॉवर कैन रिसीव द मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स विद द बैंक। अगर ड्रॉवी ने 10 दिन बाद का पेमेंट प्रॉमिस किया है ड्रॉवर को, और उसी के अंदर ड्रॉवर को पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और उससे वो बिल क्या करेगा, डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट करने का मतलब वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे 10 लाख का ड्रॉवर ने बिल बनाया है ड्रॉवी के नाम पे, और 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया कि आप 10 दिन में आके पेमेंट करो। लेकिन इमीडिएटली 7th डे पे ड्रॉवर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसे की ज़रूरत आ गई है। ठीक है, उसको कुछ पैसे पे करने के, और उसके पास 10 लाख का बिल पड़ा हुआ है और 3 दिन बाद है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट आज ही देना है। तो ड्रॉवर क्या करेगा, वो अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि ये मेरा बिल है, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर बंदे के नाम पे ड्रॉ किया था, आप ये बिल को डिस्काउंट करके मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो और ड्यू डेट पे आप जाके ड्रॉवी से कलेक्ट कर लेना। तो 10 लाख का बिल जो होगा, बैंक क्या करेगा, 30,000 चार्जेस डिडक्ट कर देगा और 9,70,000 बैंक क्या करेगा, ड्रॉवर को पे कर देगा। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। और ये कुछ नहीं बल्कि ये एक एक्टिविटी जो आप क्या करता है, ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर अपने बिल को बैंक को बेच देता है
और जो भी बचा हुआ पैसा रहता है वो बैंक ले लेता है। अभी बैंक ने 30,000 क्यों डिडक्ट किया, क्योंकि बैंक क्या करेगा, चार्जेस ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए बैंक ने 30,000 चार्जेस डिडक्ट करके दिया। द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना था, 10 लाख, लेकिन बैंक ने दिया कितना, 9,70,000। 10 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये क्या है, ट्रेड बिल्स है, ठीक है। दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम। तो ये एक्सेप्ट करते हैं तो कमर्शियल बैंक जितने भी बिल्स को एक्सचेंज करते हैं और इसके बिहाफ में बिल को परचेस करके कैश दे देते हैं। तो ये चौथा था जो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा, कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है देखिए मैं बता रहा हूँ, 2.2.6 ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी आपको सेल्फ स्टडी है, ठीक है। और जो 2.2.7 है ये देखिए ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, ये भी अब आपको लोगों को सेल्फ स्टडी है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं कराएंगे टीचर, और सेल्फ स्टडी का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है। थैंक यू।